तो हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट थर्ड को, जिसका नेम है अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी जो हमारी टर्म है, अब हम सबसे पहले सीखेंगे अकाउंटेंसी क्या होती है। तो अकाउंटेंसी एक प्रोसेस होता है किसी भी बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजिशंस हो रहे हैं, ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उन सब पर रिकॉर्ड रखना। और जो अकाउंटेंट होता है वो रखता है ये सब रिकॉर्ड, जिसके पास इन सब रिकॉर्ड्स का डेटा होता है, जो ये सब रिकॉर्ड्स रखता है उसको हम बोलते हैं अकाउंटेंट। अब फंक्शंस क्या होते हैं अकाउंटिंग के? सबसे पहला तो रिकॉर्डिंग, मतलब कि जो भी हम जितना भी पैसे हम किसी बैंक से, सोच लो किसी बैंक से हम पैसा निकालने के लिए गए, तो हम वो जो भी हमने पैसे निकाले हैं, जो भी हमने पैसे जमा करे हैं, ये सब जो भी ट्रांजिशन होगा, ट्रांजैक्शन होगा, वो क्या होगा? डॉक्यूमेंटेड होगा, मतलब उसका एक रिकॉर्ड होगा। तो ये रिकॉर्डिंग में हेल्प करता है। दूसरा क्लासिफिकेशन में हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा रिकॉर्डेड डेटा है उसको ग्रुप कर सकते हैं उसके टाइप के हिसाब से, कि वो लायबिलिटी है, एसेट है, वो क्या है किसी पर्सन का। नेक्स्ट इज समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है हम उसका जो है ना एक क्या कर सकते हैं, समरी बना के रख सकते हैं। उन रिकॉर्ड्स की हेल्प करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रख सकते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं कि हम जो भी हमने क्या करा है, हमने जो भी डील्स करी हैं या जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हुई हैं, उनकी पूरी ट्रांजैक्शंस अपने पास रखना रिकॉर्ड में। देन कम्युनिकेशन, हम अपने यूजर्स को जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए कॉल्स आती हैं, तो वो आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे उस चीज के अंदर। रूल्स, अब जो भी अकाउंटिंग है वो क्या करती है, कोई भी क्रेडिट रूल्स होते हैं या डेबिट रूल्स होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि सेविंग अकाउंट होता है तो 1000 का खुलता है, कोई कोई जीरो बैलेंस वाला होता है, तो वो उनके कुछ रूल्स होते हैं जिसपे वो डिपेंड करते हैं। ऐसा भी होता है कि आप एक टाइम पे कितने अमाउंट निकाल सकते हो बैंक से, कितनी जमा कर सकते हो, तो ये सब कुछ रूल्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस शीट। अब ये बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो कि कंपनी का पोजीशन बताती है कि स्पेसिफिक टाइम पे, कि इस टाइम पे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कि वो लॉस में है, प्रॉफिट में है, वो क्या बताती है? कि बैलेंस शीट बताती है। अब जो भी कोई कंपनी होती है उसकी दो मेन चीजें होती हैं किसी भी बिजनेस की, कंपनी की। एक होती है एसेट्स, एक होती है लायबिलिटीज, ठीक है। और हम ये भी देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, कि कितना, हम ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन से, मतलब जो भी कंपनी है उसका इस टाइम लॉस फेज चल रहा है, प्रॉफिट फेज चल रहा है, उसके अकाउंट की इंफॉर्मेशन के थ्रू। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं जो भी हमारे क्या होती है, जो भी हमारी खुद की संपत्ति है, जो हमारी खुद की प्रॉपर्टी होती है। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं उनके पास उनकी लैंड होती है, जमीनें होती है, ठीक है, किसी के पास किसी की बिल्डिंग है, तो जो हमारे पास खुद की है, जो हमें किसी को वापस नहीं करनी है, जो हमारी चीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। एसेट जो होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एक फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड मतलब कि जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जो हम अपने प्रॉफिट के लिए आगे चल के यूज कर सकते हैं, जैसे कि जमीनें, मशीन्स, ये सब हमारे फिक्स्ड एसेट में आते हैं। देन करंट एसेट हमारा जो होता है, ये एसेट जो वर्ड है, ये बार बार प्रोनाउंस करते हुए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज इसको इग्नोर करना। जो करंट एसेट होता है हमारा, वो क्या होता है? शॉर्ट टर्म एसेट, मतलब कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। जैसे एग्जांपल के लिए गोल्ड होता है, तो गोल्ड को मैं कभी भी चाहूं फ्यूचर में जाके उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया? हमारा करंट एसेट हो गया। देन टेंजेबल एसेट जो होता है वो क्या होता है? जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं या देख सकते हैं। इंटेंजेबल हो जाता है जो नॉन फिजिकल एसेट होता है, ठीक है, जिसको हम वही उसका अपोजिट हो जाएगा, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं। देन लिक्विड एसेट क्या होता है? जो इजीली कन्वर्टेबल हो जाता है, किसमें? कैश में। लायबिलिटीज, अब लायबिलिटीज क्या होती है? लायबिलिटीज होते हैं जैसे कि हम किसी भी बैंक से क्या ले आए, लोन लेके आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, अगर वो मेरे घर पे रखे हैं या फिर वो मेरे खुद के पैसे हैं, तो वो एसेट हो जाएंगे। और अगर वो ही 10 लाख रुपए मैं किसी बैंक से लोन के रूप में लेके आती हूँ या फिर किसी लैंडलॉर्ड से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन पे लेती हूँ, तो वो हमारे लायबिलिटीज हो जाती हैं। अब जो लायबिलिटीज होती है वो भी 3 टाइप की होती है। एक तो फिक्स्ड लायबिलिटीज, जो कि हमें कभी ना कभी वापस करनी ही करनी है और फिक्स्ड अमाउंट में करनी है, हमें कोई मतलब नहीं है, बिजनेस चल रहा है, बिजनेस डूब गया है,
हमें वो फिक्स्ड अमाउंट ही वापस करनी है, तो वो फिक्स्ड लायबिलिटीज होती है। देन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है कि हमें वापस तो करनी है लेकिन वो काफी लंबे टाइम के लिए है हमारे पास, कि हम उसको काफी टाइम बाद उसको वापस कर सकते हैं। देन करंट लायबिलिटीज का मतलब होता है कि हमें करंट काउंटिंग पीरियड में ही उसको क्या करना है, वापस करना है, कि मैंने आज पैसे लिए और कुछ ही टाइम में मुझे उसके वापस देनी है, मतलब कि जो करंट लायबिलिटीज होती है, करंटली जो हमें पे करनी है। असेसमेंट ऑफ इकोनॉमी विएबिलिटी, अब ये जो है ये हमने पहले भी पढ़ा है सेकेंड यूनिट में। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें चेक करना है कि कोई भी बिजनेस या कोई भी प्रोजेक्ट फाइनेंशियली फीजिबल है या फिर नहीं है। मतलब कि अगर हम किसी प्रोजेक्ट को या बिजनेस को सोच रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, क्या हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जितना हम उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या फ्यूचर में वो हमें उतना प्रॉफिट देगा या फिर नहीं देगा। तो किसी भी प्रोजेक्ट की हमें क्या करनी है, इकोनॉमिक फीजिबिलिटी चेक करनी है, फाइनेंशियल फीजिबिलिटी चेक करनी है, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक विएबल। इसे हम एनालाइज करते हैं कि कितनी कॉस्ट लगेगी हमारी, कितना प्रॉफिट जनरेट होगा, कितना हमें रिटर्न देना है, ये सब जो भी चीजें आती हैं ये सब इसमें ही आती हैं। अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं एनालाइज करने के, पहले तो हमें क्या करना है, रिवेन्यू प्रोजेक्शंस, हमें एस्टिमेट, हमें देखना है कि फ्यूचर में, पहले मार्केट में एनालाइज करेंगे मार्केट में किस चीज की डिमांड है। अब हमने डिमांड देख ली, फिर हम देखेंगे क्या ट्रेंड चल रहा है या फिर पुरानी हिस्ट्री में क्या चीजें थी, वो डेटा हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। उसके बेस पे हम देखेंगे फ्यूचर में हम कितनी सेल्स बना सकते हैं। देन कॉस्ट एनालाइज, अब हमें क्या करना है कि कितनी कॉस्ट लगेगी। अब हमें फिक्स्ड भी देखनी है, वेरिएबल भी। फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है किसी बिजनेस में कितनी हमें जमीन खरीदनी है, ठीक है, जो बिल्कुल फिक्स्ड अमाउंट है, जो करना ही करना है, जो हमें दिख रहा है साफ साफ कि अच्छा मशीन आएगी, हमें बहुत सारे क्या रखने हैं, हमें लेबर रखने हैं, और मतलब बहुत सारे जो फिक्स्ड होती है। वेरिएबल वो होती है जो कि हमें कंफर्म नहीं पता है, क्या पता हम सोचे कि 10 हम एम्प्लॉय रखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन क्या पता फ्यूचर में एक की और नीड पड़ जाए, तो वो वेरिएबल है, मतलब जो फ्लैक्चुएट होते रहते हैं। देन प्रॉफिटेबल एनालाइज, हम देखेंगे कितना प्रॉफिट हमें उससे मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, कितना प्रॉफिट हम जनरेट कर सकते हैं फ्यूचर में। देन ब्रेक इवन एनालिसिस, हम देखते हैं इस पॉइंट पे कितनी टोटल कॉस्ट आ रही है और कितना रिवेन्यू जनरेट हो सकता है। देन कैश फ्लो एनालाइज, इसमें क्या होता है कि लिक्विडिटी टू मीट ऑब्लिगेशंस, मतलब हम देख रहे हैं कि कितना इनफ्लोज हो रहा है कैश का और कितना आउटफ्लो हो रहा है, इस पूरे को एनालाइज करना। देन व्हाट इज डिसीजन मेकिंग, अब डिसीजन मेकिंग क्या होती है, हम सबको पता है किसी भी सिचुएशन में, किसी एक पॉइंट पे आके कोई डिसीजन बनाना, उसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग, कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। अगर किसी को कोई भी डिसीजन लेना है कि किसी को कोई चोट लग जाए, अब वो सोचे कि हॉस्पिटल जाना है पहले या फिर अगर एग्जाम है तो एग्जाम देने जाना है, तो वो जो डिसीजन लेना होगा इसको डिसीजन मेकिंग कहते हैं, कि हमें बिल्कुल मतलब कैसी भी सिचुएशन में करेक्ट डिसीजन लेना। अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं, इशू क्या है हमारा जिसको हमें सॉल्व करना है। फिर हम एनालाइज करते हैं पूरे प्रॉब्लम को, समझते हैं अच्छा ये प्रॉब्लम है, उसको डीपली समझेंगे, अच्छा ये इसकी चीजें हैं। देन उसके बाद हम कलेक्ट करेंगे डेटा, उस जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड या फिर जो हमारे डिसीजन को सपोर्ट कर सके, हम सारा डेटा गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं। देन डेवलप अल्टरनेटिव, अब हमने क्या सॉल्यूशन सोचेंगे, अब ये नहीं कि एक सॉल्यूशन सोचेंगे, हम 2-3 सॉल्यूशन सोचेंगे, उसमें से बेस्ट चूज करेंगे। फिर हम की फैक्टर्स देखेंगे, क्या क्या कॉस्ट हो सकती है, रिस्क हो सकता है, कैसे कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या इश्यूज आएंगे। देन सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव, अब जो भी हमने सॉल्यूशन सोचे थे उनमें से हम बेस्ट को चूज करेंगे। देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन, अब जो भी डिसीजन हमने लिया है, सॉल्यूशन सोचा है, उसको इंप्लीमेंट कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का मतलब होता है अगर कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करें, पहली चीज तो मैं इसको शॉर्ट में कराऊंगी, नोट्स में आपको सब चीजें प्रॉपर मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप नोट्स को डाउनलोड कर लेना, वीडियो देख लो और एक बार नोट्स को पढ़ लो, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरा पेपर इन्हीं नोट्स में से आएगा।
तो मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा रही हूँ, आप एक बार नोट्स को पढ़ोगे समझोगे तो वो हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने सोच लिया कि ये हमारी फिक्स्ड अमाउंट है, इतना पैसा हमारा लगना है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हमने स्टार्ट कर दी, क्या पता हमें कोई एक्स्ट्रा लेबर की जरूरत पड़ जाए। पहले हमने 10 लोगों को बुलाया, 10 एम्प्लॉयज को बुलाया, लेकिन क्या पता फ्यूचर में एक एम्प्लॉय की और जरूरत पड़ जाए। तो वो क्या होता है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मतलब कि जो चीजें डायरेक्ट हमारे प्रोडक्ट में नहीं दिख पाती है या फिर जिनका कंट्रीब्यूशन हमें नहीं दिखेगा डायरेक्ट प्रोडक्ट में, उनको हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ये प्रोसेस में तो यूज होगी लेकिन हमें फाइनल प्रोडक्ट में उसका असर नहीं दिख पाएगा। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, एक तो इनडायरेक्ट लेबर, वही कि हमने क्या करा, सैलरी और वेजेस किसी भी कंपनी के लिए हमने सोच लिए, लेकिन हमें डायरेक्टली नहीं पता ना कब वो बढ़ जाए, कब कम हो जाए, या फिर क्या हमें कोई इशू आ जाए उसमें। देन फैक्टर सप्लाईज, फैक्ट्री सप्लाईज। अब क्या होता है, जो फैक्ट्री सप्लाईज होते हैं उसमें क्या हो जाए, कोई भी हमें क्या चाहिए था, हमने सब चीजें मंगवा ली, लेकिन बीच में हमें एक्स्ट्रा कोई चीज मंगवानी पड़े, या फिर हमारे पास पूरा रॉ मटेरियल है लेकिन कुछ कम पड़ गया, तो वो हमें पहले से नहीं पता ना हमने क्या मंगवाया क्या नहीं मंगवाया, तो वो जो एक्स्ट्रा चीज हमें कभी मंगवानी पड़ जाए वो। यूटिलाइजेस, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, इनका भी हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता। इक्विपमेंट्स, डेप्रिसिएशन, कि क्या पता कोई मशीन खराब हो जाए ओवर द टाइम, या फिर कोई उसमें रिक्वायरमेंट पड़ जाए, उसको दोबारा मेंटेन कराना पड़े, मेंटेनेंस करानी पड़े उसकी। देन रेंट, रेंटिंग का नहीं पता है कब कॉस्ट बढ़ जाए रेंटिंग की, जो भी हमने फैक्ट्री ली है या फिर हमने कोई लैंड ली हुई है। फैक्ट्री इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रोफेशनल फीस, ये सब कुछ पॉइंट्स है जो आप इजीली लिख सकते हो। देन टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब जो इनडायरेक्ट मटेरियल्स होते हैं, इसमें क्या होता है, जो कंज्यूमेबल आइटम्स, मतलब कि लुब्रिकेंट हो गए, क्लींजिंग हो गए, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि प्रोडक्शन में यूज होगी, लेकिन जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा उसमें हमको नहीं दिख पाएगी। देन इनडायरेक्ट लेबर। अब क्या होता है, लेबर हमें पता तो है कितने लेबर आ रहे हैं, कितने एम्प्लॉयज आ रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता ना कब किसको नीड पड़ जाए कोई एक्स्ट्रा बुलाने की। देन फैक्ट्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब जो भी हम फैक्ट्री ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब कि जो भी प्रॉपर्टी है उसके टैक्सेस हो गए, रेंट हो गया, ये सब। अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब इसमें क्या होता है, प्रोफेशनल फीस होती है, मतलब ये सब अलग एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमें इजीली नहीं पता होते हैं लेकिन वो यूज हो जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं पे नीड पड़ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपेक्टेड कॉस्ट। अब एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या होती है, जो किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में इंक्लूड होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस किसी बिजनेस में लग रहे हैं वो सब एक्सपेक्टेड कॉस्ट होते हैं। जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, ये चेंज नहीं होती है, कोई सी भी लेवल आ जाए, कोई सी भी स्टेज आ जाए हमारे बिजनेस की, लेकिन ये चेंज नहीं होगी, ये फिक्स्ड रहेगी। देन सेकंड इज वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो डायरेक्टली हमें वेरी करती है, मतलब कि डायरेक्ट नहीं होती, फिक्स्ड नहीं होती है, ये बदलती रहती है। जैसे कि लेबल है, कोई 300 रुपए मांग रहा है पहले एम्प्लॉयर, कोई फिर बाद में वो 400 मांगने लगे एम्प्लॉय, तो ऐसे करके जो चेंज होती रहती है। फिर जो क्लींजिंग सप्लीमेंट हम पहले लेके आए थे वो 20 रुपए का था, अब वो 40 का हो गया, मतलब चेंज हो गया। सेमी वेरिएबल, जो फिक्स्ड भी होती है और वेरिएबल भी होती है, डिपेंड करती है, चेंज होती रहती है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल। प्लानिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल क्या होता है, ये क्या करता है, हमें देखता है कि जो भी हम सोच रहे हैं, ठीक है, जो हम प्लान कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव को मीट कर पा रहे हैं। जो मैंने सोचा था, प्रोजेक्ट का प्लान करा था, और जो चीजें मैंने अपने प्रोडक्शन में उसको बनाया है, क्या वो मैच कर रहे हैं, ये चीज। अब सबसे पहले देखते हैं प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग में भी 3 चीजें हैं। एक तो राउटिंग। राउटिंग मतलब कि एक स्पेसिफिक पाथ मैंने सोचा है कि मुझे कैसे ट्रांसफॉर्म करना है रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड, ठीक है, या फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट। शेड्यूलिंग मतलब कि कब मैंने स्टार्ट किया है और कब मुझे उसे फिनिश करना है, क्या टाइम लाइन है। देन लोडिंग। लोडिंग मतलब कि जो भी मेरे असाइनमेंट्स हैं, जो भी मशीन्स को हम दे रहे हैं, वर्कर्स को दे रहे हैं, क्या वो सही से काम कर पा रहे हैं, कोई ओवरलोड तो नहीं आ रहा उनके ऊपर, ये चीज। देन कंट्रोल। अब कंट्रोल में डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग मतलब कि जो भी मेरे प्रोडक्शन है, ठीक है, वो मेरा प्रोडक्ट बन चुका है, मैंने उसको भेज दिया है किसके पास, अपने क्लाइंट के पास या फिर अपने क्या बोलते हैं, कस्टमर्स के पास। देन एक्सपेंडिंग एंड
एंड फॉलो अप। अब जो हमने भेज दिया है, क्या डिलीवरी जो है वो डिले तो नहीं हो गई है, क्या उनको प्रोडक्ट मिल गया है, क्या पैकेजिंग सही थी वहां तक जाने के लिए, तो ये सब चीजें। देन करेक्टिव एक्शन। अब करेक्टिव एक्शन क्या होता है? स्टेप टू प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन कंट्रोल। मतलब कि जो भी हमने प्रोडक्शन कंट्रोल के वक्त कुछ भी चीजें जो हमने प्रॉब्लम फेस करी हो, या फिर कुछ ऐसे स्टेप्स जो क्या कर सकते हैं हम प्रॉब्लम को, मतलब कि प्रॉब्लम्स देख के उनको सॉल्व करने के लिए जो भी स्टेप लिए, मतलब करेक्ट करने के लिए, वो करेक्टिव एक्शन में आता है। किसी चीज को सही करने के लिए जो हमने एक्शन लिया है। देन क्वालिटी कंट्रोल। अब हम सबको पता है क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। ये एक प्रोसेस होता है देखने का, कोई भी प्रोडक्ट है क्या वो जो भी हमारे क्या कस्टमर है उसकी नीड्स है, या फिर जब भी हमने सोचा था, जब हमने गोल सोचा था और जो फाइनल रिजल्ट सोचा था, आउटपुट सोचा था, क्या वो दोनों मैच कर रहे हैं आपस में, क्या उतनी क्वालिटी है, क्या हमारी ब्रांड इमेज वैसी बन पा रही है जैसी हमने सोची थी, क्या वैसी क्वालिटी है। तो मतलब कि हमें क्या करना है, फाइनल प्रोडक्ट को चेक करना है, उसकी क्वालिटी को चेक करना है, क्या वो बिल्कुल कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए रेडी है, क्या कस्टमर्स को पसंद आएगी, क्या उन्हें खुश करेगी। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? मेंटेन स्टैंडर्ड। एक तो हमारा ब्रांड है, ठीक है, हमारा बिजनेस है, हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, तो हमारी क्या बनेगी? ब्रांड वैल्यू बनेगी। वो किस पे डिपेंड करेगी? हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे डिपेंड करेगी। देन इंप्रूव्स इफिशियंसी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो मैं बता चुकी हूँ। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, जो भी रिसोर्सेज है उनको अच्छे से यूटिलाइज करना है। एम्प्लॉय मॉरल, हमें क्या करना है, मतलब क्वालिटी देखनी है, हमें मोटिवेट करना है अपने वर्कर्स को कि वो अच्छे से काम करें, ओवरलोड नहीं करना लेकिन उनको मोटिवेट करना है, ठीक है। देन मेथड्स क्या होते हैं क्वालिटी कंट्रोल के? इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है? हमें फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट, हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को फिजिकली देखना है, हर स्टेज पे चेक करना है उनको कि उनकी क्वालिटी कैसी है, अब कैसी है, क्या ये ठीक बना है जैसे हमने सोचा था, क्या वैसा है कि आउटपुट जैसा हम सोच रहे थे, क्या कस्टमर को पसंद आएगा। तो हर स्टेज पे हमें क्या करना है, चेक करना है। आपने देखा होगा स्कूल्स में भी इंस्पेक्शन के लिए सीबीएसई बोर्ड वगैरह की साइड से कोई आते हैं बीच में, ऐसा मैंने तो कार्टून्स में देखा है। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। अब इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं जितना भी हमारा प्रोडक्शन का डेटा है, मतलब पहले पुराना डेटा लेंगे, देन जो अब हम कर रहे हैं, जो भी ट्रेंड्स हैं उन सबको हम क्या करेंगे, मतलब कोई भी परेशानी होने से पहले हमारे पास एक डेटा होना चाहिए जो हमें पहले पता हो कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। हम एनालाइज करेंगे हिस्ट्री, देन हम सोचेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, ज्यादा वेस्ट नहीं होता है। एनहांस द ब्रांड रेपुटेशन, ब्रांड की रेपुटेशन अच्छी करता है, क्योंकि क्वालिटी अच्छी होगी तो ब्रांड की इमेज अच्छी होगी। इंक्रीज कस्टमर रॉयल्टी, अगर कस्टमर को एक बार हमारा सामान पसंद आ गया, एक बार हमारा प्रोडक्ट पसंद आ गया, दोबारा भी वो सेम खरीदेगा। इम्प्रूव्स प्रॉफिटेबिलिटी, अब जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको भी क्या करता है, इम्प्रूव करता है, क्योंकि अगर एक बार मेरा प्रोडक्ट किसी को पसंद आया दूसरी बार भी वो खरीदेगा। अगर मेरा प्रोडक्ट बिकेगा, मेरी सेल्स बढ़ेगी, तो मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज वेजेस एंड इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। अब वेजेस क्या होते हैं? वेजेस होते हैं दिहाड़ी। दिहाड़ी सुना होगा, मुझे नहीं लगता किसी ने सुना होगा, मैं तो यूपी बिल्कुल बिजनौर से हूं तो मुझे तो पता है। दिहाड़ी होता है जो कि कोई भी क्या बोलेंगे, मजदूर होता है ना, मजदूर को जो पैसे नहीं देते उसके पूरे दिन के काम की वो दिहाड़ी होती है, दिहाड़ी को ये वेजेस बोलते हैं। अब जो वेजेस होते हैं वो किसी के दिन की कमाई होती है, फिर किसी भी एम्प्लॉय को हम जो वो सैलरी दे रहे हैं उसको, वो क्या होती है, उसकी वेजेस होती है। पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय रिसीव्स फॉर देयर सर्विस कैलकुलेटेड बाय आर, डे और वीक। यस, ये मंथली नहीं होती है, मंथली जो होती है वो सैलरी होती है, जो दिहाड़ी होती है तो वो दिन की होती है, घंटे की होती है, या वीक्स की, हफ्ते की होती है। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं वेजेस को? अब देखिए मैं ना थोड़ा शॉर्ट में कराऊंगी क्योंकि यूनिट थोड़ी लंबी है और इजीली समझ में आ जाएगा। शॉर्ट का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल पॉइंट्स बता दूंगी, आपको नोट्स में एक बार बस आप सुनते रहना और नोट्स में मार्क करते रहना। 4th ईयर में आ गए हो अब तो आप लिख ही सकते हो। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। अब क्या होता है, जैसे कि हाई डिमांड लो सप्लाई। अब आप एक बार ध्यान रखना, जब भी जॉब्स ज्यादा होती है ना तो लोग कम होते हैं, तो जॉब वाले क्या करते हैं, पैसे ज्यादा देने शुरू करते हैं जिससे कि लोग आए और उनके पास काम करने के लिए। सेम लो डिमांड हाई सप्लाई, जब क्या होता है कि वर्कर्स के पास जॉब कम होती है और वर्कर्स ज्यादा होते हैं तो क्या होती है, सैलरी कम हो जाती है। समझ रहे हो? पहली कंडीशन ये थी कि जॉब बहुत ज्यादा लेकिन लोग कम है तो उन्हें ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन अगर जॉब बहुत कम है लोग बहुत ज्यादा है तो उनको पैसा बहुत कम मिलेगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग पे भी डिपेंड करता है कहाँ पे रह रहे हो, ठीक है।
कैसा इन्वायरमेंट है, क्या वहां का रेंट, जैसे कि हम किसी जॉब के लिए जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम क्या बोलेंगे, अरे इतने एक्सपेंसेस तो मेरे आने जाने में लग जाते हैं, तो आप उस हिसाब से देख लेना, मेरे रहने का खर्चा तो निकले, समझ रहे हो, रहने का खर्चा तो निकले, वो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग। यानी प्रोडक्टिविटी ऑफ अ लेबर, लेबर काम कितना कर रहा है बेचारा, दिन में जितना वो काम कर रहा है क्या उसको उतने पैसे मिल पा रहे हैं, ठीक है, उसकी मेहनत की कमाई जो होती है वो तो मिल पा रही है ना उसको। एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू पे, कि एक जो कंपनी है, अब ऐसा भी होता है जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनी में जाओ, चाहे वहां पे लोग काम ना करते हो, उन्हें पैसा अच्छा मिलेगा, लेकिन आप छोटी कंपनी में चले जाओ, काम इतना करेंगे लेकिन उतना पैसा नहीं मिल पाता। किस पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कंपनी का कितना प्रॉफिट है। कोई कोई कंपनी क्या करती है, उसको प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है, और जिस कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है तो अपने वर्कर्स को वो ज्यादा पैसे देगी, ठीक है, वेजेस ज्यादा होंगे उनके, तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कंपनीज के प्रॉफिट के ऊपर। मिनिमम वेज लॉ, अब जो हमारी गवर्नमेंट है ना, उसने वेजेस जो होते हैं उसके लॉ बनाए हुए हैं कि मिनिमम आपको इतना वेजेस देने हैं, एम्प्लॉयमेंट को इतनी दिहाड़ी देनी है, ठीक है। यूनियन एंड द कलेक्टिव बार्गेनिंग, अब ये भी होता है, यूनियंस होती है, आपने देखा होगा वर्कर्स यूनियन होती है। अब जो यूनियंस होती है ना, वो क्या होते हैं, यूनियंस हेल्प करती है, जैसे कि वर्कर्स यूनियन होती है, तो वो यूनियंस क्या करती हैं, नेगोशिएट कराते हैं कि जितना काम हमारे वर्कर्स कर रहे हैं उनको उतने पैसे भी मिलने चाहिए। अब एजुकेशन, स्किल्स और एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि कितना उन्होंने रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, कितने रूल है, मिनिमम कितने वेज का रूल है, कब मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, कितनी शिफ्ट है आर की। अब लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि ऐसा होता है कि आपने देखा होगा बिहार के बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, यूपी में भी मैंने तो बहुत देखे हैं, जो बिहार के लोग आते हैं वो मतलब बहुत अलग अलग जगहों पे जाते हैं, या फिर यूपी के लोग पंजाब की साइड, मतलब जैसे मैं हम लोग होते हैं, हम दिल्ली की साइड, नोएडा की साइड जाते हैं जॉब ढूंढने के लिए, मतलब कि वो डिपेंड करता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह कहाँ जा रहे हो, वर्क के लिए जा रहे हो, उस पर भी वेजेस डिपेंड करते हैं। अब देखो इंसेंटिव्स क्या होते हैं, इंसेंटिव्स हम सबको पता होगा, अब तो सब जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबको ही पता होगा, जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, अगर कोई सेल्स के लिए अप्लाई कर रहा होगा तो उसमें लिखा रहता है कि ये तो आपकी फिक्स्ड वो है सैलरी, एंड इस पे आपको प्लस इंसेंटिव्स भी मिलेंगे। वो इंसेंटिव्स किस पे डिपेंड करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल फॉर अ लीड जनरेशन के लिए हिसाब से बताऊं कि आप अगर 5 से 10 गेस्ट ले आए या फिर क्लाइंट्स ले आए हमारे लिए, तो आपको क्या मिलेगा, 5% जो भी अमाउंट फिक्स्ड होगी उसका इंसेंटिव मिलेगा, तो ये इंसेंटिव होता है, ठीक है। अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं, तो इंक्रीज मोटिवेशन, काम करने की इच्छा जाग जाती है, काम करना, अच्छा इंसेंटिव मिलेगा, या फिर इंप्रूव परफॉर्मेंस, हाँ हम परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छे से इंप्रूव हो जाते हैं, मतलब मोटिवेशन आ जाता है काम करने का, ऊपर से परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी हो जाती है क्योंकि इंसेंटिव चाहिए हमें। तो देन एम्प्लॉय रिटेंशन, अट्रैक्ट करते हैं टैलेंट्स को कि हाँ उनका जो टैलेंट है उसका एप्रिसिएशन हो रहा है, उनको कुछ बोनस मिल रहा है, हाँ उनके काम को तराशा जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है। पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट, एक अच्छा सा पॉजिटिव प्यारा सा इन्वायरमेंट बना रहता है, कोई ऐसे हैक्टिक सा माहौल नहीं रहता है। अब टाइप्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल होते हैं कि बोनस मिलता है, कमीशंस मिलते हैं, इंक्रीज हो जाती है सैलरी। नॉन फाइनेंशियल्स भी होते हैं कि क्या होते हैं, जो उनके फ्लेक्सिबल आवर्स कर दिए जाते हैं काम के, कि हाँ शिफ्ट छोड़ो तुम्हारे लिए, अब तुम फ्लेक्सिबल है, या फिर वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, ठीक है, कुछ पॉइंट्स पढ़ लेना, आप लिख सकते हो। व्हाट इज मार्केटिंग, अभी तो आपने एग्जाम दिया ही होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग का, या हमारी वीडियो देखी होगी, तो हमारी वीडियो देख लो सोशल मीडिया मार्केटिंग सब्जेक्ट की, डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग की, उसमें आपको पता ही है मार्केटिंग क्या होती है। वैसे मैं बता देती हूँ, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग अ ब्रांड, मतलब किसी भी ब्रांड को प्रमोट करना, सेल करना, ब्रांड को, किसी प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मार्केटिंग करते हैं। ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑफलाइन भी हो सकता है, एड चला देते हैं, प्रमोशनल वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, एंगेजिंग कंटेंट बनाते हैं, क्या करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए किसी भी चीज को, उसको मार्केटिंग बोलते हैं। इसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एक तो नीड्स आइडेंटिफाई करता है कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों की क्या इच्छाएं हैं, क्रिएट करता है मार्केट ऑफर, ठीक है, कि हम क्या क्या मतलब लोगों को जो नीड है हम वो प्रोवाइड करा रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाता है। देन डिलीवरी कस्टमर वैल्यू, अब जो चीज हम उनको बता रहे हैं उस चीज को हम उनको ऑफर जो कर रहे थे वो हम उनको दे भी रहे हैं, डिलीवर भी कर रहे हैं। मार्केटिंग मिक्स 4 P's, अब ये 4 P's क्या होते हैं, ठीक है, पहला प्रोडक्ट, सेकंड प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। पहली चीज तो जो मैं ऑफर कर रही हूँ, ठीक है, वो प्रोडक्ट है क्या, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ब्रांडिंग, उसके फीचर्स, ठीक है,
देन सेकंड इज प्राइस, उसका प्राइस क्या है, कॉस्ट क्या है, टारगेट मतलब मार्केट क्या है, कंपटीशन कितना है। देन प्लेस, कि जो हम सोच रहे हैं, मतलब जो भी ब्रांड हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट है जिसका प्राइस भी सोच रहे हैं, हमने सब कुछ सोच लिया, वो मिलेगा कहाँ, ऑनलाइन मिलेगा ऑफलाइन मिलेगा, ठीक है। देन प्रमोशन, अब हमने सब कुछ सोच लिया, टारगेट ऑडियंस, प्राइस क्या होगा प्रोडक्ट का, मिलेगा कहाँ, ऑनलाइन में मिलेगा ऑफलाइन में मिलेगा, हमें क्या करना है, प्रमोशन कराना है उसका, ठीक है। तो हम प्रमोशन कैसे करा सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, एक तो इंक्रीज कर देता है सेल एंड रिवेन्यू, ब्रांड अवेयरनेस, लोगों को पता चलता है, पहचान मिलती है। देन कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर्स हमें देखते हैं, यूज करते हैं प्रोडक्ट को, उन्हें पसंद आता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। देन कंपटीशन एडवांटेज, हम एक कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं। सेल्स एंड परचेज, ठीक है, सेल्स क्या होता है, परचेज क्या होती है, ठीक है। सेल्स क्या होता है, किसी भी चीज को बेचना, परचेज क्या होता है, किसी भी चीज को खरीदना। कितना सिंपल है यार, अब टेक्निकल पढ़ के भी लिख दो। अब इसके की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सेल स्ट्रेटेजी, पहले सोचना है, प्लान करना है कि मुझे मेरी जो टारगेट मतलब कि मार्केट है, उनमें से मुझे लोगों को अपना लीड कैसे बनाना है, अपने क्लाइंट कैसे बनाना है, कस्टमर कैसे बनाना है, तो ये स्ट्रेटेजी सोचनी पड़ती है। उसके बाद सेल का प्रोसेस, अब मैंने क्या करा, आप देखो, मैंने प्रमोशन, इसे तो मैं अच्छे से समझाती हूँ आपको, ठीक है। अब क्या हो, मुझे कोई भी प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है, पहले मैं सोचूंगी कि क्या क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। हाँ, मैं क्या कर सकती हूँ, पर्सनलाइज्ड मैसेज कर सकती हूँ, मेल्स कर सकती हूँ, वीडियोस बना के एड्स चला सकती हूँ, तो ये मैंने स्ट्रेटेजी सोच ली। अब स्ट्रेटेजी सोच लिया, अब उसका प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस मतलब कि मैं मार्केट में देखूंगी, मैं क्या सोचूंगी, अच्छा मार्केट में है, ठीक है, अब मुझे जो जो लोग इंटरेस्टेड है उनको मुझे अपना परमानेंट क्लाइंट बनाना है। कैसे बनेंगे, पहले मैसेज सेंड करूंगी, फिर उनसे बात करूंगी, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर हम डिस्कस करेंगे, मतलब जो भी हम क्या करेंगे, प्रोसेस जो भी होगा सेल का। अब वो कहां पर होगा, उसके चैनल्स क्या होंगे, मतलब कि ऑनलाइन, ऑफलाइन, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रेफरेंस, ये सब। देन सेल्स मैनेजमेंट, अब जो भी मेरी टीम है, क्या जो मेरा टारगेट था वो मैं पूरा कर पा रही हूँ, क्या अगर मैंने सोच लिया आज मुझे 10 लोगों को ये प्रोडक्ट सेल करना है, तो क्या मैं उस टारगेट को प्रॉपरली अचीव कर पा रही हूँ। फिर लास्ट में होता है कस्टमर फीडबैक, कि कस्टमर्स का क्या फीडबैक है। अब इसके की कंपोनेंट्स देख लेते हैं फास्टली। तो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, वेंडर मैनेजमेंट, कॉस्ट कंट्रोल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। आप एक बार इनको रीड कर लेना, बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वही चीजें हैं जो हमने ऊपर अभी समझी हैं, पढ़ी हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द सेलिंग प्राइस, अब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं किसी भी सेलिंग प्राइस को, ठीक है। वाइल सप्लाई एंड डिमांड प्ले अ फंडामेंटल रोल, देखो अब क्या होता है कि डिपेंड करता है जो सेलिंग है कि क्या प्राइस है। देखो कभी कभी ऐसा होता है जो सेम चीज थी कि डिमांड बहुत ज्यादा हाई होती है, लेकिन जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा कम होती है, मतलब कि डिमांड मार्केट में बहुत है प्रोडक्ट की, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो बहुत कम है, तो क्या होगा, प्राइस हाई हो जाएगा। याद है, एक बार मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, शायद कोरोना है, कोरोना के बाद जो वो प्याज है ना, प्याज के रेट एकदम से बहुत बढ़ गए थे, मिल ही नहीं रही थी कहीं, बहुत एक्सपेंसिव मिल रही थी। क्यों, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ गई थी, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो बहुत कम था हमारे पास, ठीक है। और सेम होता है, अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो और प्रोडक्ट ज्यादा हो तो प्राइस क्या हो जाता है, लो हो जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक तो जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, जो भी हमारे एक्सपेंसिव यूज हो है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग के अंडर, ठीक है ना, उस पर भी डिपेंड करता है प्राइस, ठीक है, कि कितना पैसा लगा है उतने का तो बेचेंगे ना सामान। मार्केटिंग, सेलिंग एक्सपेंसेस, अब जो मार्केट में लेके जाने का, उसको बेचने का, उसको प्रमोट कराने का, एडवर्टाइजिंग करने का, वो उस पर भी डिपेंड करती है। देन टेक्स्ट कंपोनेंट्स, अब कितने उस पर टैक्स लगे हैं, सेल्स टैक्स लगा है उस पे, फैक्ट्री मतलब जो फाइनल प्राइस उसके ऊपर भी टैक्सेस लगे हैं, गवर्नमेंट ने लगा दिए हैं, बेचने का लगा दिया है, यहाँ से वहां लेके जाने का लगा दिया है। देन प्रॉफिट मार्जिन, अब ये भी देखना है कि अब मैंने कोई चीज है, कोई प्रोडक्ट है 10 रुपए का, तो वो बन के हमारे पास आया, अब हम उसे 11 में थोड़ी बेच देंगे, 1 रुपए का टैक्स लग गया उसके ऊपर, तो हमें क्या मिला, हम इतने का तो बेचेंगे कि हमारा प्रॉफिट का मार्जिन निकल जाए, तो वही चीज है। देन व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, एडवर्टाइजिंग इज अ की मार्केटिंग टूल, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कराना, किसी भी सर्विस को
प्रमोट करना किसी टारगेट ऑडियंस के लिए, मतलब टारगेट ऑडियंस को रीच आउट करना किसी भी सर्विस के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए, उसको एडवर्टाइजिंग करते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम यूट्यूब खोलते हैं या फिर कोई भी वीडियो चलाते हैं यूट्यूब पे, तो उसमें एड्स आते हैं। लाइक मोटरोला का सबसे ज्यादा एड आता है, एक टाइम पे तो बहुत आता था, कृति सैनन आती थी डांस करते हुए, ठीक है। या फिर किसी भी आपने देखा होगा फॉक्सटेल, वैसे मैं तो लड़की हूं तो मुझे ज्यादा यही पता है, फॉक्सटेल के सीरम का, सनस्क्रीन का, तो इन सब चीजों के भी बहुत एड्स आते हैं, मेरे में बहुत आते हैं। तो ये क्या होते हैं, एडवर्टाइजिंग, मतलब प्रमोट करना किसी भी ब्रांड को, किसी भी सर्विस को अपने टारगेट ऑडियंस के। मुझे नहीं लगता कि आप में से कितनों के पास आता होगा फॉक्सटेल का, मेरे पास आता है, कुछ लड़कियों के पास और आता होगा। क्यों? क्योंकि हम वो चीज को मैंने सर्च किया है, सर्च करने के बाद वो मेरे पास आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं टारगेट ऑडियंस, उसे पता है कि मैं परचेज करूंगी, या अभी नहीं करूंगी तो बाद में करूंगी, तो मैं उनकी एक टारगेट ऑडियंस हूँ, ठीक है ना, ऑडियंस में से एक पर्सन हूँ। तो एडवर्टाइजिंग क्या होता है कि सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने ब्रांड को, सर्विसेज को प्रमोट करा रहे हैं। अब इसके की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी, हम प्लान करते हैं हम कैसे रीच आउट कर सकते हैं अपने टारगेट ऑडियंस को। मीडिया प्लानिंग, ठीक है, हम क्या देखते हैं, जैसे कि टीवी पे, रेडियो पे, या फिर मैगजीन्स, यूट्यूब, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को, चैनल्स को सोचते हैं। देन क्रिएटिव डेवलपमेंट, हम क्या ऐसा मतलब कि क्या आइडिया सोचे, हमारा ऐसा क्या एड हो, एडवर्टाइजमेंट हो जो बिल्कुल यूनिक है। जैसे कि मैं अब तक नहीं भूली हूँ, आप सब भी नहीं भूले होंगे, वो क्या बोलते थे उसका एड आता, निरमा निरमा निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। मतलब वो आज तक दिमाग से निकलता, मैं तो छोटी सी थी जब आता था, मैं तो सोचती थी एक गाना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कुछ चीजें क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे ऐसा क्रिएटिव सोचा कि वो अब तक हम लोग नहीं भूल पाए, तो वो उनकी एक स्ट्रेटेजी थी एडवर्टाइजमेंट की। तो हमें तो अलग सा सोचना है कि हम कैसे एंगेज कर सकते हैं ऑडियंस को। देन बजट कितना है हमारा, ये भी देखना है। देन परफॉर्मेंस मेजरमेंट, कि कितने रीच आउट मिल रहे हैं, कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है उस पे। देन एडवर्टाइजिंग थ्रू टेलीविजन एंड इट्स इम्पैक्ट, अब जो एडवर्टाइजिंग टेलीविजन के थ्रू होते हैं उनके क्या क्या इम्पैक्ट है। आप सबको पता है इंडिया में सबसे बहुत ज्यादा लोग हैं, मतलब 90% लोग हैं जो टेलीविजन देखते हैं। मतलब अब भी फोन्स आ गए हैं, लैपटॉप आ गए हैं, टैबलेट आ गए, लेकिन टेलीविजन इज टेलीविजन फॉर इंडिया। हम सबकी मम्मियां पूरे दिन टीवी देखती हैं, तो टेलीविजन। तो बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा ऑडियंस होती है टेलीविजन पे, क्या कर सकते हैं हम टारगेट करने के लिए। अब उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, एक तो ब्रांड को अच्छी पहचान मिलेगी, ऊपर से लोग भी बहुत ज्यादा होते हैं, ह्यूज ऑडियंस होती है, ठीक है, मास मार्केटिंग होती है, इमोशनल कनेक्शन बना सकते हैं। मतलब आप ये लिख सकते हो, इसे मैं क्या बताऊं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, हाई कॉस्ट होती होगी, लिमिटिंग टारगेटिंग होती है, क्योंकि हाँ जैसे कि कोई सर वो क्या बोलेंगे उसको, वॉशिंग पाउडर है कोई, ठीक है, उसका एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, जो हमारे पापा हैं वो नहीं देखेंगे, मम्मियां देखेंगी, तो और ना बच्चे देखेंगे, क्योंकि टीवी तो हर ऑडियंस देख रहे हैं, मैंने बोला ना ह्यूज ऑडियंस देख रहे हैं, इंडिया में बहुत लोग देखते हैं, सब टीवी देखते हैं। तो लेकिन ये नहीं पता ना कि टारगेट ऑडियंस कौन सी है, क्योंकि एड्स तो सबको दिख रहे हैं, तो किसी के लिए वो यूजफुल है, किसी के लिए नहीं है। तो बिल्कुल सेलेक्टिवली टारगेट नहीं कर पाते हम ऑडियंस को। हाँ, दिस इज अ करेक्ट वर्ड। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, ठीक है, अल्टरनेटिव्स, ये आप प्लीज पढ़ लेना, बहुत इजी है, क्योंकि आप एक बार रीड करोगे तो वो हो जाएगा। मेजर टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, आप क्या क्या मेजर्स होते हैं कि हम इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, जो भी चेंज आ रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रीज में, ठीक है, हमें उसको क्या करना है, अडेप्ट करना है, सोचना है, हमेशा मोटिवेट रहना है, इनोवेटिव सोचना है। म्यूचुअल ट्रस्ट, कभी भी हो कुछ भी हो, हमें ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है कि कंपनी के बीच में, कस्टमर्स के बीच में, या फिर किसी भी दो पार्टीज के बीच में ट्रस्ट मेंटेन रहे, ठीक है, 1 to 1 रहे हमेशा। म्यूचुअल अकोमोडेशन, हमेशा कोई भी प्रॉब्लम है तो साथ बैठे, बात कर पाए, नेगोशिएट कर पाए, वर्कर्स भी, कोई भी मतलब कॉम्प्रोमाइज ना करे, सब अच्छे से रहे, एक अच्छी इन्वायरमेंट बनी रहे। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, आपस में एक दूसरे से बात रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे आपस में, फेयर कंपेंसेशन एंड बेनिफिट, जो भी लोग हैं, ठीक है ना, उनको उनके हिसाब से, मतलब इतने पैसे तो मिले कि उनके लिए सेटिस्फाई हो, ठीक है, बेनिफिट्स मिले उनको, तो मतलब फेयर रहना है। रिस्पेक्टफुल वर्क प्लेस, एक ऐसी वर्क प्लेस हो जो सबको रिस्पेक्ट दे। ग्रीवेंस प्रोसीजर्स, हमेशा फेयर रहे, किसी एक को सपोर्ट ना करे। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, जो वर्कर्स हैं उनकी डिसीजंस को भी हम सुने, उनसे बात करें,
ठीक है। हाँ, उनके डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करना अलग बात है, लेकिन हम सुन सकते हैं ना, क्या पता कुछ अच्छा बता दे जो हम इम्प्लीमेंट भी कर पाए। अब नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेंट्री कंट्रोल। अब इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, देखिए इसका मीनिंग होता है मैनेजिंग द फ्लो ऑफ गुड्स इन एंड आउट ऑफ अ बिजनेस टू ऑप्टिमाइज। यस, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट, जो कोई भी गुड्स, उनका इन एंड आउट, ठीक है ना, किसी भी बिजनेस में किसी भी लेवल पे, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। मतलब कि जो कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है वो कब बन रहा है, कब उसकी डिलीवरी हुई है, कब वो आया है, कितनी मिनिमम कॉस्ट लगी है, कितनी मैक्सिमम उसने हमें प्रॉफिट दिया है, मिनिमम कॉस्ट टू मैक्सिमेशन इफिशियंसी। ये जो मेजरमेंट होता है, ये जो भी इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, प्रोडक्ट का इन एंड आउट फ्लो जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल बोलते हैं। अब इसके की एक्सपेक्ट्स क्या होते हैं। एक तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के हम ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स रख सकते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो ट्रैक करता है क्या इन्वेंट्री लेवल्स को, ऑर्डर्स को, सेल्स को, कितनी सेल्स हो रही है, मैंने बोला तो कितने ऑर्डर्स जा रहे हैं, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, इन सब चीजों को ट्रैक करते रहे। क्लासिफिकेशन, इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन मतलब कि हम जो जैसी कैटेगरी का है उस हिसाब से उसको ग्रुप कर दें। रीऑर्डर पॉइंट, मिनिमम क्वांटिटी टू हैव हैंड बिफोर रीऑर्डरिंग टू अवॉइड आउट। यस, आपने देखा होगा बहुत सी ड्रेस ना हम देखते रह जाते हैं। ड्रेस की बात क्यों करती हूँ मैं, मतलब कोई भी प्रोडक्ट है, कभी कभी ऐसा होता है हम देखते रह जाते हैं, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। मतलब हमें देखना है कि हमारे पास इतना स्टॉक हो कि अगर कोई रीऑर्डर कर रहा है तो हम उसको प्रोवाइड करा सके, ठीक है ना, स्टॉक आउट ना हो, हमारा आउट ऑफ स्टॉक ना हो। सेफ्टी स्टॉक, ऐसा भी ना हो कि पूरा स्टॉक में हमने रख लिया, हमें उतना ही स्टॉक रखना है जितना हमें लगता है कि यूज हो जाएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर, ठीक है ना, कि कितना हमारा सोल्ड हुआ है, कितना मतलब नहीं हुआ है, कितना बच रहा है, ये सब। अब टेक्निक्स क्या होती हैं, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब होता है कि जब हमें चाहिए, जितना हमें चाहिए हमें उतना मिल रहा है, ठीक है ना। अभी मुझे किसी प्रोडक्ट की नीड है, वो प्रोडक्ट मुझे अभी मिल पा रहा है, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो हमारी इन्वेंट्री, मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट है, पहले जो हमारे पास अब स्टॉक में है, पहले ये जाए। फर्स्ट इन, पहला आए, एंड फर्स्ट आउट, पहला ही जाए। जो अभी हमारे पास आ रहा है स्टॉक में, हम उसको ही सेल कर रहे हैं, उसको ही यूज कर रहे हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो मतलब लास्ट में आया है अंदर आए, जो पहला आया है वो जाए। देन बैच ट्रैकिंग, एबीसी एनालिसिस। अब प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल रिपोर्ट। अब फाइनेंशियल रिपोर्ट की प्रिपरेशन कैसे होती है, पहली बात तो फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या होती है। देखिए, फाइनेंशियल रिपोर्ट किसी भी कंपनी का ओवरव्यू होता है, परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, स्टेक होल्डर्स को डिसीजन लेने में हेल्प करती है। मतलब कि कितना उसमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना उसमें लॉस हो रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट हो गई है। मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट उसकी प्रॉपर स्टार्ट करने की, जब हम किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं और किसी प्रोजेक्ट को एंड करते हैं, उसमें स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट हुई है, छोटे से लेके बड़ी तक, वो सब हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट में आती है, जो हेल्प करती है किसी भी अथॉरिटी को इजीली किसी भी कंपनी की किसी भी प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल फीजिबिलिटी चेक करने के लिए। अब इसके की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं। इनकम स्टेटमेंट, कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। बैलेंस शीट, हमने ऊपर पढ़ा था बैलेंस शीट क्या होती है। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, कितना कैश आ रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, किस एक्टिविटी में कितना लग रहा है, कितनी लिक्विडिटी है, कितनी हमारी एबिलिटी है मीट द ऑब्लिगेशंस। मतलब जितने भी कैश फ्लोज होते हैं वो सब कैश फ्लो स्टेटमेंट में आता है, कितना पैसा लगा है, इतना पैसा वहां गया, इतना पैसा वहां गया, इस एक्टिविटी में इतना लगा। अब मेन फीचर्स क्या होते हैं, मेन फीचर्स ऑफ वेरियस फाइनेंशियल रिपोर्ट। पहला, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए यूज होता है, किसी भी बिजनेस का परचेसिंग ऑफ और सेलिंग ऑफ अ गुड, मतलब किसी भी गुड्स को खरीदना या बेचना कितना प्रॉफिटेबल है, वो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ठीक है। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम सबको पता है, जो पूरा ट्रैक करता है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है खरीदने से और बेचने से, और कितना लॉस हो रहा है खरीदने से बेचने पे। देन सर्वे मेथड्स। अब सर्वे मेथड्स क्या होते हैं, मैं ना गाइस बहुत ज्यादा थक चुकी क्योंकि ये यूनिट बहुत ज्यादा बड़ी थी। प्लीज इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, और नोट्स में आपको सब मिल जाएगा। और हमारे चैनल पे अगर कोई भी पढ़ाना चाहता है वो इजीली पढ़ा सकता है, फ्री में नहीं पढ़ाना है, पैसे मिलेंगे उसको। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉर्म को अच्छे से फिल कर देना, 1 मिनट का एक डेमो वीडियो भी अटैच कर देना जिससे कि हम देख पाए,
ठीक है। सर्वे मेथड क्या होता है, हम इजीली क्या करते हैं, शॉर्ट रन, मतलब हम देख सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट की या न्यू प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, कितनी डिमांड नहीं है। और मतलब सर्वे आपको पता ही है, यूट्यूब पे नहीं आता क्या, छोटा सर्वे आता है, 3-4 किसी भी ब्रांड्स आएंगे सॉफ्ट ड्रिंक के, उसमें से पूछते हैं आपका कौन सा फेवरेट है, आपको कौन सा पसंद है, फिर स्किप सर्वे भी आता है। सर्वे मतलब कि जानना मार्केट में किस चीज की डिमांड है, क्या नए प्रोडक्ट की डिमांड है या पुरानों की है, या फिर पुरानों की है तो कौन सो की है। ठीक है, तो ये सब चीजें आती है। प्लीज नोट्स आप डाउनलोड कर लेना, नोट्स में से सारा समझ के पढ़ लेना। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टाटा। हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।